शब्दों में कह रहा हूं, जितना होमवर्क दे रहा हूं सब करना पड़ेगा। आदत डालो, 2 से 3 घंटे अभी समय लगता है बच्चों को सवाल पढ़ने में, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। कभी नहीं करोगे तो ये समय हमेशा ही इतना गैप बना रहेगा। आप चाहो जब आप अक्टूबर नवंबर के महीने में खड़े हो तो आपके अंदर अब कमी ना हो, है ना? उसके लिए अभी से आदतें कोशिश जारी रखनी पड़ेंगी। न जब दिसंबर में आएगा और फिर चाहोगे तब इतना सिलेबस का वो होगा कि फिर मुड़ना, फिर सीखना मुश्किल होगा। अभी सवाल लगाइए, बैठिए तो। जैसे बच्चे कहते हैं सर सवाल जल्दी, अरे अभी जल्दी नहीं होता मेरे भाई। सवाल जल्दी किए नहीं जाते, इतने सवाल हो जाते हैं कि वो जल्दी होने लगते हैं। इसको समझिए। आप जल्दी करोगे तो कभी जल्दी नहीं होगा। सवालों की इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि ऑटोमेटिक वो जल्दी होने लगते हैं। ठीक है? आराम से कंसेप्ट को उतरने दो, सीखो, रिवाइज करो, लिख लिख के बार बार, 2 बार, 3 बार करो यार। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लें। जैसा कि आपको पता है कि होमवर्क का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? रिवीजन। अभी भी अगर कोई बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा है लिख लिख के तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपको सबसे पहले, मैंने कोई इजी चैप्टर नहीं शुरू किया है, मैंने कोई बेसिक कहानी नहीं शुरू करी है, हम सीधे समंदर में कूद चुके हैं तैरने के लिए। समझ पा रहे हैं? हाईली वेटेज से चल रही है, ये नहीं धीरे धीरे हम सीधे ही मेन इंपॉर्टेंट चीजों कवर कर रहे हैं। पहले हाईली वेटेज हो जानी चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें अच्छे से आप रम जाओ। तो सवाल करने हैं, बार बार करना है, लिख लिख के करना है, रिवीजन करना है। तो सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा रिवीजन का। आप जानते हैं कैसे रिवीजन करना है, सबको पता है। यहां से घर जाएंगे, कॉपी खोलेंगे, लिख लिख के रिवाइज करेंगे। जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, बोल बोल के लिख लिख के याद करेंगे। भूलेंगे, कल फिर करोगे, धीरे धीरे समय कम होता जाएगा। उसके बाद आपको प्यारे बच्चों मॉड्यूल में दे रखे हैं सॉल्व एग्जाम्पल, है ना? तो आपका जो मॉड्यूल है उसमें जितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं उसमें से आपको आज अप टू 8 तक कर लेना है। 8 तक सॉल्व एग्जाम्पल हो जाने चाहिए। फिर आपको करना रहेगा ईएलपी। आज की क्लास के बाद आपको ईएलपी करना है 1 से लेकर 5 तक। मैं थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं पर ट्राई कर लेना, करते रहना, क्योंकि अब 2 दिन का टाइमलाइन होगा। फिर आपको होमवर्क करना है एक्सरसाइज 1 से। एक्सरसाइज 1 आपका जो होगा वो होगा 1 से लेकर 34 तक। जिन बच्चों ने मॉड्यूल अभी पहली बार देखा है, क्योंकि आप सब अभी पहली बार ही चीजों को देख रहे हैं, तो मैं आप सबको मॉड्यूल का स्ट्रक्चर बता दूं। हमारे मॉड्यूल में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है। बेटा 2 के बाद क्या आएगा? वेरी टैलेंटेड। उसके बाद टोटल 4 एक्सरसाइज है, चलेगा। एक्सरसाइज 1 जो है वो इजी लेवल है, इजी टू मॉडरेट कहूंगा मैं, इतना भी आसान नहीं है। और एक्सरसाइज 2 जो है वो हमारा टफ लेवल है। और एक्सरसाइज 3 जो हमारा है वो है असर्शन एंड रीजन और मैच द कॉलम, है ना? मैच द कॉलम। और जो एक्सरसाइज 4 है वो हमारा पीवाईक्यू है। तो जब मैं एक्सरसाइज 1 से सवाल दे रहा हूं मतलब वो इजी टू मॉडरेट कवरेज करने का सवाल है। और जब मैं एक्सरसाइज 2 से दे रहा हूं मतलब मैं चाहता हूं कि बच्चा अच्छे कठिन सवाल लगाए। उसके बाद एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 4 है। उसके बाद हम लोग जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का होमवर्क वो अलग है। उसके बाद कुछ टफ सवाल इस साल मैं एक्स्ट्रा दूंगा, अल्ट्रा सप्लीमेंट के नाम से, हो सकता है कुछ मिले, तो फिर वो सवाल भी आपको करने हैं। सवाल लगाते रहें, सवाल रोज लगाए, रोज सवाल 20-10 इतने लगाने की आदत डालें। आप अभी जिस मोड पे है तो अभी कम से कम आपको फिजिकल केमिस्ट्री के रोज 20 से 25 सवाल तो लगाने ही चाहिए। आज होमवर्क नहीं मिला तो कल वाले एक बार फिर से लगाओ। न्यूमेरिकल की आदत डालो पहले, ये जरूरी है, बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, न्यूमेरिकल की आदत डालो। क्या बोला सर ने? एक मंत्र मान लो न्यूमेरिकल की। सवाल पढ़ो, फॉर्मूला लगाओ, सोचो, दिमाग पे जोर दो, इसकी आदत डालो पहले ताकि आपका दिमाग हैबिचुअल हो जाए। अभी इसी में जोर आता है, सवाल पढ़ के क्या पूछ रहा, बहुत आलस आता है इसमें। ठीक है, इसकी आदत डालो। एक्सरसाइज 1 में आपका होमवर्क रहेगा 1 से 34। उसके बाद हम लोग बढ़ चले हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2 में आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा 1 से 16। एक्सरसाइज 2 में आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा 1 से 16। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता दूं, हमेशा जब भी होमवर्क होमवर्क लिखना है, बेटा लिख रहे हो ना, हमेशा 2-3 सवाल आपको अदर टॉपिक के भी मिल सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने आपको सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ाया, तो बीच में हो सकता है हो, अब इतना ध्यान से मैं देखता नहीं हूं, कई बार देख लिया, हाँ यहां तक है, तो 1-2 सवाल मिले तो उसको भी छोड़ देना है, जब पढ़ोगे तब कर लोगे। ठीक है? तो उसे घबराना नहीं, अरे यार ये दो तो नहीं है। करिए, पहले पढ़िए, उसके बाद आपको करना रहेगा एक्सरसाइज 3।
एक्सरसाइज 3 से आपका होमवर्क रहेगा 1 2 8 11। 1 2 8 11 पढ़िए। अगर कोई बच्चा ये सारे सवाल करना चाहता है, एक बार में करना चाहता है, तो टोटल उसे 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। तो मैं 2 दिन का टाइमलाइन ले रहा हूं, कुछ आज कुछ कल कुछ परसों, 2 दिन मतलब कल परसों। तो आप रोज 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे बैठिए, सवाल पढ़िए और ये पूरा अटेम्प्ट करिए। जब मैं 2 दिन बाद होमवर्क दूंगा फिर से ये सवाल होंगे। हेलो, ये नहीं आज जो कर लिया नहीं, फिर से होंगे, फिर से करिए, तब आप निखरेंगे और फिर वो आ जाएगा लेवल। एक बार पढ़ोगे चलता रहेगा। ठीक है, इतना आपको मेहनत करना है। तो एटीट्यूड अपनाइए, सर मेहनत ही तो करवाओगे, कितनी करवाओगे, मेहनत ही तो कितनी करवाओगे, उससे नहीं घबराएंगे। कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तो याद रखना बेहतर परिणाम नहीं आएंगे। आराम छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, उसको आदत बना लो। एंजॉय दिस हार्ड वर्क, है ना, मजा आता है। अरे आज 12 घंटे पढ़े, वाह। दोस्त से नहीं बताना, कंपटीशन होगा, है ना, अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आज 12.5 घंटे पढ़े, वाह। अंदर अंदर अच्छा लग रहा है, अरे वाह, घर से निकले थे कोटा पढ़ने, कर रहे हैं वो, है ना। शुरू करूं आज की क्लास। सबसे पहले एलपी नंबर 2 का डिस्कशन कर ले। शायद कल एलपी नंबर 1 हुआ था, तो पहले एलपी नंबर 2 कर ले। कितना समय हो चुका है। पहले क्लास का कोई डाउट पूछ ले, पहले क्लास का डाउट प्रायोरिटी पे। अच्छा, ये सारा होमवर्क एक एक चीज में डिस्कस करूंगा, क्लास में टाइम नहीं मिलेगा। हमारे लेक्चर सिलेबस की प्रायोरिटी इस बार बहुत कहते हैं कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो हो सकता है मैं आपको संडे को बुला के सारा होमवर्क डिस्कस करूं, यही करें, है ना। उसके लिए निश्चित मैं भी आऊंगा, आपको भी आना है, चलेगा। तो वो अभी होमवर्क दे रहा हूं, करते रहो। इन केस अगर जरूरत पड़ी तो संडे को भी सारा डिस्कशन हम कर सकते हैं, जब एक सारा होमवर्क पाइल अप हो जाएगा। पहले लास्ट क्लास का डाउट क्या चल रहा था। लास्ट क्लास में मैकेनिज्म चल रहा था, ठीक। क्या आपने वो सवाल जाके घर में किए थे। निष्कर्ष क्या है, सबसे पहले आरडीएस पहचाने। सबसे पहले क्या पहचानेंगे, आवाज आ रही ना। सबसे पहले आरडीएस पहचानेंगे, आरडीएस पहचानने के बाद उससे रेट लॉ लिखेंगे और ये चेक करेंगे कहीं कोई उसमें इंटरमीडिएट तो नहीं है। और अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो जो है वही फाइनल रेट लॉ होगा। लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट है तो उसको हटाना, फास्ट स्टेप का सहारा लेना। यूं तो हमें कभी कांस्टेंट की परवाह नहीं करनी, लेकिन जब सवाल मजबूर कर दे तो फिर परवाह भी करनी पड़ेगी। हर लेवल के सवाल हमने लास्ट क्लास में देखे थे, उनको जाके एक बार रिवाइज करना था। यहां तक आपने चैप्टर का एक सेक्शन, या कह दो कि कई बार जब सवाल आते हैं तो यहीं से आ जाते हैं, बस आगे जो है उससे नहीं आते। टुकड़ों में चैप्टर डिवाइड, ये एक सेक्शन हुआ, दूसरा तीसरा एंड सो ऑन। आज मैं आपसे एक नया कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, पहले क्लास करते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में टाइम मिलेगा डिस्कस कर लेंगे, ठीक। शुरू कर रहा हूं, शुरू करूं। तो आइए कुछ नया सीखते हैं, नया आप सीखते हैं, और ये कोशिश करेंगे जो सीखेंगे यही याद करेंगे। घर जाके पढ़ना, ऐसा केवल क्या सोचना है, यही याद कर लेना है। बोलो अपने आप से, यही याद करे घर जाएंगे, ठीक है। शब्दों को सुनो, रिपीट करो बार बार बारंबार, दैट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड। आज मैं आपसे एक नया कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहला सवाल, बेटा बेटा कहां चले गए। सबसे पहला सवाल मॉलिक्यूलरिटी। कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते कुछ तो दुनिया घूम के आ जाते हैं, कुछ घर भर घूम के, सब घूम के आ जाते हैं बैठे बैठे क्लास में। यहीं रहना है, कहीं जाना। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, धरती कैसी है। आपने देखा है। अच्छा, कब देख लिया आपने गोल धरती। ऐसे जाके हाँ, फोटो में देखा है। और किसी ने फोटो गलत छापी हो तो। आजकल तो यही का जमाना चल रहा है। मान लो धरती पहले से गोल, ऐसे बॉल बने, मान लो। आपने क्या कभी धरती गोल देखी है। नहीं देखी है, कैसी बातें कर रहे हो। कैमरा देखा है, इसे देखना बोलते हैं, जो सच में आंखों में देखा हो। आप ऊपर जाए तो हाँ यार गोल है धरती, ऐसा देखो कभी। नहीं देखा ना। लेकिन तब भी आप धरती कैसा मानते हैं। क्यों मानते हैं जब खुद नहीं देखा तो। क्योंकि आपको बचपन से जिस दिन से इस दुनिया में आए हो, हर कोई यही कह रहा है धरती। जब हम पहली दिन से दुनिया देखना शुरू करते हैं और जो हमें दिखाया जाता है एक समय तक वही सच लगने लगता है। अगर मान लो उस जमाने की सोचो जब गैलीलियो हुआ करते थे, जिन्होंने पहली बार खोज करी थी, कहते हैं उनको फांसी पे लटका दिया था। उस जमाने की सोचो जब सब धरती को चपटा मानते, सोचो उस जमाने की धरती कैसी मानते थे। और धरती को उसमें भगवान मानते थे, है ना। उस जमाने में धरती को चपटा मानते थे और एक बंदा आया, उसने कहा गोल है। ऐसा ही लग रहा, ये वही वाली बात है कि आपको कहा जा रहा गोल है और अचानक कोई कहे धरती गोल नहीं, धरती तो इलेप्टिकल है, या धरती एक नया नाम दे दें कुछ।
तो आपको एक अजीब सा लगेगा, यार ये कैसे हो सकता है, हमने जो दुनिया देखी वो सब गलत हो गई। अरे हाँ या ना? लेकिन वो इतना इतना कह दो कि इतना स्ट्रांगली आपके जहन, आपके दिमाग, आपके दिलों में सेट है कि भाई साहब उसके अलावा आप कुछ मान ही नहीं सकते हो। धरती गोल से कोई कह दे धरती ट्रायंगुलर है, क्या कर रहा है? तुमने भी नहीं देखी और जो कह रहा है उसने भी नहीं देखी, लेकिन आप तुरंत कह दोगे कि उसकी बात गलत है, क्योंकि आपने बचपन से इतनी बार सुना, इतनी बार देखा, वीडियो में दिखाया, फोटो में दिखाया, टीचरों ने बताया, हर जगह यही कहा धरती गोल है। कुछ ऐसा ही एक गलत फहमी आपके जहन में बचपन से पाली गई। वो गलत फहमी है, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब कैसे होता होगा? नाइट्रोजन आया होगा, हाइड्रोजन आया, टकराया, अरे बोलो ना, और क्या बना होगा? कभी देखा टकराते हुए? लेकिन क्या लगता है आएंगे टकराएंगे तभी तो प्रोडक्ट। ये गलत फहमी एक बचपन से पाली गई, और उस गलत फहमी को पालने के पीछे एक थ्योरी का सबसे बड़ा योगदान है, जिस थ्योरी का नाम है कॉलिजन थ्योरी। क्या नाम है? याद रखना, वो आज भी थ्योरी है, आज भी 2025 में वो थ्योरी है, वो लॉ नहीं बनी है। न्यूटन का लॉ है, न्यूटन की थ्योरी नहीं है। कहते हैं जो थ्योरी है वो तब तक सही मानी जाती है जब तक वो हमारे सवालों का जवाब दे रही है। जिस दिन उससे हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, हम कहते हैं हट बेकार थ्योरी है। हाँ या ना? लेकिन जो लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंट में प्रूफ होता है, वो एक्सपेरिमेंट से प्रयोगों के द्वारा साबित होता है, वो गलत नहीं होता है। तो आज से कई साल पहले एक थ्योरी आई जिसका नाम था कॉलिजन थ्योरी, और कॉलिजन थ्योरी का ऐसा मानना था कि दुनिया में अगर कोई रिएक्शन होती है तो वो तभी होती है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट। इसी कॉलिजन थ्योरी से एक नए शब्द का जन्म हुआ था जिसका नाम था मॉलिक्यूलैरिटी। क्या नाम था? जिसके जन्म का आधार ही थ्योरेटिकल हो। क्या बोला सर ने? जिसके जिसके जन्म का, वो स्वयं अपने आप में थ्योरेटिकल होगा कि एक्सपेरिमेंटल होगा। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलैरिटी। इट इज अ कंसेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी। मॉलिक्यूलैरिटी, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ कंसेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कॉलिजन थ्योरी से आया है, डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी, और जो स्वयं थ्योरी से आया है वो प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब बच्चा क्या करता है कि वो एक गलत फहमी फिर से पाल लेता है, गलत फहमी ही पालता रहता है। वो जानवर पालना था, बच्चा फिर से गलत फहमी पाल लेता है कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब ये सही नहीं। मैंने ये नहीं कहा सही नहीं है, मैंने ये कहा ये हमेशा सही नहीं है। जो थ्योरेटिकल चीज होती हैं वो सही तब तक हैं जब तक आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। हेलो? लेकिन कल को मंगल ग्रह में कुछ ऐसी खोज हो जाए कि जिसका जवाब इस थ्योरी से हमें ना मिल पाए, हम कह देंगे ये गलत है। इज दिस क्लियर? मॉलिक्यूलैरिटी जो कि कॉलिजन थ्योरी से आया है। कॉलिजन थ्योरी क्या है सर? चैप्टर क्लास में बताऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। लेकिन कॉलिजन थ्योरी ये कह रही है कि भैया कोई चीज है जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी, तो बच्चा ये ना सोचे कि कॉलिजन थ्योरी गलत है, कॉलिजन थ्योरी हमेशा सही है, ये गलत है। कॉलिजन थ्योरी गलत, हमेशा सही है, ये गलत नहीं, ये गलत नहीं, ये गलत है। अरे आया ना? वो कभी फेल हो, कहीं उसका लिमिटेशन आ, मगर वो क्या है अभी हमें उसके बारे में पता। इज दिस क्लियर? मन में सवाल आएगा, सर ये मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या है? लिखो एक लाइन फिर समझाता हूं। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, सर इंग्लिश में लिखवा दो, कोई जरूरत नहीं। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में टोटल कितने स्पीसीज, टोटल कितने स्पीसीज, अभी स्पीसीज बोल रहा हूं क्योंकि लिखवा रहा हूं, अभी इसको मैं सरल भाषा में कुछ और कहूंगा। टोटल कितने स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब है एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में
टोटल कितने स्पीसीज, टोटल कितने स्पीसीज टकराए, टोटल कितने स्पीसीज टकराए, यही मॉलिक्यूलैरिटी कहलाए। ये किसी कविता के लाइन के जैसा है, सिंपल सा परिभाषा है। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में टोटल कितने मॉलिक्यूल, अब मैं सरल भाषा में मॉलिक्यूल बोलूंगा, किसी भी एलिमेंट्री टोटल कितने मॉलिक्यूल, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। बोलो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, बोलो। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में टोटल कितने मॉलिक्यूल टकराए, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। एक होता है जानना, एक होता है बारीकी से जानना। मैंने ये नहीं बोला कितने मॉलिक्यूल टकराए, मैंने कहा किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। बोलो क्या है मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी, फिर से एक बार बोलो, क्या है मॉलिक्यूलरिटी। यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। आप अकेले बोलो, क्या है मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी एलिमेंट्री कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। अब मैं आपके सामने एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं, और रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी से बना पी। अरे मान लो ये रिएक्शन मुझसे कहती है, कान लगा के सुनो, ये रिएक्शन मुझसे क्या जानना चाहते हैं। ए के पहले क्या लिखा, बी के पहले। ये रिएक्शन कहती है इसका वन जाएगा आपस में टक, पी वन, 1 न्यूटन की 1 जूल, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलि, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल आपस में टक, तो प्रोडक्ट बन। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ए के पहले क्या लिखा, बी के पहले। बोलो टोटल कितने मॉलिक्यूल, टोटल कितने मॉलिक्यूल। यानी मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी वो 2 है। गलत, पहले पूछ तो लो ये एलिमेंट्री है कि। हाँ, अगर एलिमेंट्री है, क्या बोला सर ने, तो जो स्टोइशियोमेट्री का समेशन है उतने ही मॉलिक्यूल टकराएंगे, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। बोलो मॉलिक्यूलरिटी, बोलो मॉलिक्यूलरिटी। अब जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वो टू टू दो नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, ओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी, चलेगा। अगर समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ए से बनना बी। अरे मान लो, बोलो कितने ए, इसकी स्टोइशियोमेट्री, बोलो ना यार, बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी, बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी। गलत, अरे पहले पूछ तो लो एलिमेंट्री है कि। अरे हाँ या ना। सर ने किसी भी रिएक्शन नहीं बोला, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन, कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी, अरे बोलो ना। अब मॉलिक्यूलरिटी वन को हम लोग वन नहीं बोलते, हम लोग टेक्निकल भाषा बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है दो टकराए मुझे समझ में आए। क्या कहता है, मुझे समझ में आए। एक कैसे टकराए, एक, अरे हाँ या ना, क्या दीवार में सर पर टकराए। एक कैसे टकरा सकता है, जब भी एक होता है तो वो टकराता नहीं है, उसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है डिकम्पोज होना। क्या बोलते हैं। तो इसे मैं ऐसे कहूंगा 1 मॉलिक्यूल डिकम्पोज, 1 मॉलिक्यूल। लेकिन सारी बातों की एक बात, अगर कोई मुझसे कह दे एलिमेंट्री रिएक्शन है और मुझसे कोई मॉलिक्यूलरिटी पूछे, तो जो रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्री का समेशन होगा वही उसका मॉलिक्यूलरिटी होगा। इज दिस क्लियर। कॉपी में लिख ले, नेक्स्ट पॉइंट लिखते चले। तो प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो सकता है, टेक्निकल भाषा में यही यूनिमॉलिक्यूलर, यही बाई मॉलिक्यूलर होगा। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, यही तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाए। बोलो डन, बोलो डन। समझ गए क्या यहां तक।
अगर आप यहां तक समझ गए तो अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या कह रहे हैं? आनंद लीजिए, बोलना नहीं है, क्लास का नियम है बोलना। जब भी बोलने का मन करे दांत दिखाइए और पढ़ते रहिए। दांत दिखाते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, सिंपल सा रूल है, बस पढ़ते रहिए, ठीक है? क्योंकि जब बोलते कुछ आप तो उल्टा पुल्टा ही बोलते हैं, बोलना ही आपका बंद है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। एक सवाल पूछने का मन कर रहा है, पूछूं क्या? आधा टकराया पौने से, क्या बोला सर ने? क्या ये संभव है? चलो ऐसे समझो, -1 टकराया -2 से, क्या ये संभव है? हाँ 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 सर, -1 मॉलिक्यूल -2 मॉलिक्यूल टकरा गया। तो बोलो ना, संभव है कि नहीं है? क्या आधा, क्या -1 टकराया -2 से संभव है? हो सकता है सर। नहीं नहीं, पक्का नहीं हो सकता। अच्छा, -1 टकराया 0 से, बोलो ना यार। मेरे पास 0 बॉटल है, ये कोई मतलब हुआ क्या? माइनस, अरे भाई साहब है तो है, नहीं है तो टकरा रहे हैं, तो एक टकराए, दो टकरा रहे, हाँ या ना? क्या माइनस टकरा सकते हैं? क्या 0 टकरा सकते हैं? क्या आधा पौना टकरा सकता है? अरे टकराया तो पूरा टकराया, नहीं तो आधा पौना टकराने वाला। क्या मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव हो सकता है? क्या मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकता है? क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन हो सकता है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता? 0, फ्रैक्शन, निगेटिव। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव नहीं हो सकता, तो बच्चे ने कहा फिर क्या हो सकता? बोलो बोलो, लिख लो। मॉलिक्यूलरिटी विल बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ओनली, विल बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। मॉलिक्यूलरिटी केवल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही होगा, 0 नेगेटिव फ्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होगा। तो एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर क्या मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है? बोलो। क्या मॉलिक्यूलरिटी 2 हो सकता है? बोलो। यानी आप कहना चाहते हैं मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है? यस सर। आप कहना चाहते हैं मॉलिक्यूलरिटी 2 हो सकता है? यस सर। आप कहना चाहते हैं मॉलिक्यूलरिटी 3 हो सकता है? एनसीईआरटी कहता है नो सर। क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है जब आप आगे चल के कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा वहां समझाया जाएगा, जो इस चैप्टर के आखिरी में आएगा, वहां ऐसा समझाया जाएगा 1 तो हो सकता है, 2 तो हो सकता है, 3 होना बहुत रेयर है। 3 होना बहुत रेयर है कि असंभव है? असंभव अलग है, असंभव और रेयर। 2025 के पेपर में 720 नंबर लाना असंभव है, आ ही नहीं सकते, कैसे? रेयर, हाँ या ना? इम्पॉसिबल उसे कहा जाता है जो कभी हो ही, अरे बोलो हाँ या ना? इम्पॉसिबल नहीं है, रेयर है। इसका कारण मैं आपको दूंगा जब चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुंचूंगा, अभी इसे सत्य मान लेना चलेगा। यानी कि कुछ नहीं हो सकता, और जो हो सकता है उसमें भी कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ, अरे बोलो ना यार। अब जो हो सकता, जो हो, क्या हो सकता है? उसमें भी सब नहीं हो सकता है। या तो होगा 1 या तो होगा 2, 3 बहुत मुश्किल से होगा, ज्यादा तो फिर न जाने कैसा होगा, बोलो हाँ या ना? अगर 3 ही वेरी रेयर है तो 4 वेरी 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 रेयर। छोटे बच्चे कहते ना कितना बड़ा, बहुत 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 बड़ा, वही वाली बात है, कितना रेयर है? वेरी वेरी। असंभव नहीं बोला, क्या बोला उसने? वेरी वेरी। बोलो हाँ या ना? यानी प्यारे बच्चों लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी विल बी, नेक्स्ट पॉइंट लिखते चलना, 1, 2, 3 वेरी रेयर as per NCERT, as per NCERT molecularity greater or equal to 3 is very rare। एनसीईआरटी कहता है ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, और आप जान के हैरान हो जाएंगे हमारे पूरे सिलेबस में, हमारे पूरे चैप्टर में कभी मिलेगा ही नहीं। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और अगर कभी कोई कहे अरे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 है, हट ऐसे कैसे?
हाँ या ना? मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 है या तो एक सवाल बनाने वाला आया, बोले अरे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 है, तो आप क्या कहोगे? हट, ऐसे कैसे पॉसिबल है? यस और नो? अरे हाँ या ना? भट्ट बोल लेना, हट भट्ट, अरे हाँ या ना? कहने का मतलब क्या है कि भाई मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी या तो 2 होगी, ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी होने वाली। अब जो कहने वाला हूं समझ में आया तो हाँ कहना, कह दूं क्या? कह दूं क्या? अगर, क्या बोला सर ने? कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, देखो इसको, अगर कोई रिएक्शन, तो जो उसका मॉलिक्यूलरिटी होगा, जो उसका या तो 1 होगा या तो, डन है? पहला सवाल, क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री है? बोलो भाई। कितने बच्चे इसका रेट लो लिख लेंगे? आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, डन। इसका ऑर्डर बोलो, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी। बोलो ना यार, अगर कोई एलिमेंट्री है तो जो ऑर्डर होगा वही मॉलिक्यूलरिटी भी होगा। बोलो डन। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, for elementary reaction, order is equal to molecularity. For elementary reaction, order is equal to molecularity. For elementary reaction, order is equal to, एक सवाल पूछेगा, मैंने पूछूं, अगर एलिमेंट्री होगा, क्या बोला सर ने? तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के, बोलो ना, क्या मॉलिक्यूलरिटी 0 होगा? तो क्या ऑर्डर 0 होगा? यानी अगर किसी का ऑर्डर 0 है तो एलिमेंट्री, फिर वो क्या है? अरे बोलो। अगर किसी का ऑर्डर फ्रैक्शन है, अगर किसी का ऑर्डर, तो बोलो एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स? क्यों एलिमेंट्री क्यों नहीं है? अगर ऑर्डर फ्रैक्शन होगा, देखो लिखना नहीं, लिखना नहीं, अगर ऑर्डर फ्रैक्शन, अगर ऑर्डर फ्रैक्शन, तो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर, अगर होगा तो ऐसा होना चाहिए। अरे बोलो ना यार, नहीं समझे? ये तो वाली बात है, अगर तेरे 85 आएंगे तो तुझे बुलेट देंगे, अगर आएंगे तब ना देंगे, नहीं आए 85 नहीं मिली बुलेट। अरे घर में कई बार बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा 85, अच्छा 85 तो कम है आजकल, 95 ला है ना। क्या कह रहे हैं? खैर, समझना मेरी बात को, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर ये होगा तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो वो भी नहीं होगा, वो वाली बात चल रही ना यार। अरे हाँ या ना? अगर ऑर्डर फ्रैक्शन एलिमेंट्री का, तो वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होना, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी का भी फ्रैक्शन हो, यानी अगर वो एलिमेंट्री है तो ऑर्डर भी फ्रैक्शन। तभी तो कल दिखाया था, क्या? जीरो ऑर्डर कैन नॉट बी, कल लिखवाया था भाई, जीरो ऑर्डर कैन नॉट बी, फ्रैक्शनल ऑर्डर कैन नॉट बी। बोलो डन। अब उसको घुमा के पूछता हूं, अगर किसी का ऑर्डर 0 है, क्या बोला सर ने? अगर किसी का ऑर्डर, पक्का उसकी मैकेनिज्म है, क्यों? कैसे पता कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि एलिमेंट्री नहीं है। कैसे पता एलिमेंट्री नहीं है? क्योंकि अगर एलिमेंट्री होता तो मॉलिक्यूलरिटी भी 0 होता, हम मॉलिक्यूलरिटी 0 हो ही। खेलो मजा आएगा, हाँ या ना? बचपन खेलते थे ना, अगर मैं ऐसा होता, मेरे पास ये गाड़ी होती, ऐसा बोलते थे ना, पर ऐसा नहीं है, फिर ऐसा होता तो ये होता, तो वही वाली बात चली, हाँ या ना? अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या बोला मैंने? अगर कोई, तो जो ऑर्डर होगा वही, और यही कारण है कि मैंने कल लिखवा दिया कॉपी में ऑलरेडी, अ जीरो ऑर्डर कैन नॉट बी एलिमेंट्री, अ फ्रैक्शनल ऑर्डर कैन नॉट बी। इज दिस क्लियर? एक सवाल पूछूं, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब, जो ऑर्डर होगा मॉलिक्यूलरिटी बराबर होगा, किसका? क्या बराबर होगा? किसके बराबर? और मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। मॉलिक्यूलरिटी मुश्किलों से, ज्यादा का ना पूछो कब होगा। अरे हाँ या ना? यानी अगर कोई एलिमेंट्री है तो ऑर्डर या तो 1 होगा, ऑर्डर या तो 2 होगा, मुश्किलों से, ज्यादा ना पूछो कब होगा। अरे हाँ या ना? ज्यादा ना पूछो मतलब ज्यादा ऑर्डर ना पूछो। अरे समझ पा रहे हो क्या यार? एक लाइन कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ऐसा पाया गया। क्या सर? एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड,
experimentally it has been observed for all reaction order greater or equal to 3 is very rare. Order greater or equal to 3 is very rare. ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य था. हमें लगता था कि मॉलिक्यूलरिटी का नहीं होगा, लेकिन जब दुनिया में हर रिएक्शन को पढ़ा गया तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 3 से ज्यादा बहुत मुश्किल से मिला. 4 4.5 ऑर्डर नहीं होता किसी का. हेलो, ये बढ़िया चीज है. अच्छा, मतलब कि कॉलिजन थ्योरी की सच्चाई मानी जा सकती है. अरे हाँ या ना? तभी तो कॉलिजन थ्योरी आज तक पढ़ा रहे हैं. गलत होता तो पहले हटा देते सिलेबस से. हाँ या ना? व्हाट आई वांट टू से कि हाँ ये सच है. अगर कोई एलिमेंट्री है, अगर कोई, तो कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी. कुल कितने मॉलिक्यूल, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी. आओ चलो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की. किसकी बात करें? सबका ध्यान बोर्ड पे. मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है ए से बनना डी. मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है. अरे मान लो ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स है तो सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप. क्या इसके होने का तरीका होगा? क्या इसकी मैकेनिज्म होगी? क्या मैकेनिज्म मैं लिख दूं चलेगा? मैंने लिखा ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना डी. बोलो डन. कितने बच्चे रेट लॉ लिख सकते हैं? पहले मुझे बताना पड़ेगा कौन सा स्टेप स्लो है. उसे आरडीएस मानोगे, रेट लॉ लिखोगे, हटाओगे एंड सो ऑन. रन. मेरा प्रश्न आप सबसे है, सुनो. किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल और वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी. मुझे बताओ ये जो रिएक्शन मैंने लिखा था ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स? चलो ये आसान वाली ले लो. ये एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स? मतलब इसकी कोई मैकेनिज्म, मतलब ए से सीधे क्या बना? ए से सीधे मतलब बी को किसने बनाया? बी को किसने बनाया? क्योंकि उसका और कोई होने का तरीका, तभी तो वो एली. बोलो भाई. आज आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स से. बताओ डी को किसने बनाया? और अगर डी को ए ने बनाया तो सी ने किसको बनाया? फिर से सवाल पूछता हूं. डी को किसने बनाया? ए ने. तो फिर सी ने किसको बनाया? फिर से फंस गए. ए ने किसको बनाया? और अगर ए ने डी को बनाया तो सी ने किसको बनाया? और अगर सी ने डी को बनाया तो फिर ए ने किसको बनाया? और अगर ए ने बी को बनाया तो फिर बी ने डी को बनाया क्या? तो बी ने किसको बनाया? तो फिर ऐसा क्यों कहते हो ए से बना डी? बोलो. लगने दो ना प्यास. पानी कैसा होता है? पानी टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस. ऐसा पढ़ाते हैं. गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन. हाँ या ना? ऐसा पढ़ा था ना बचपन में. किसी को कोटा की तपती धूप में 2 बजे प्यास लगी हो, 4 घंटे से पानी दे दो और उससे पूछो पानी कैसा, क्या बोलेगा? बहुत बहुत मीठा. रे भैया तृप्त हो गए. हाँ या ना? क्यों? पानी तो कलरलेस था, टेस्टलेस था, ऑर्डरलेस था. वो मीठा क्यों कह रहा है? उसकी जुबान खराब हो गई क्या? फिर इसे बोलते हैं जरूरत. क्या बोलते हैं? जरूरत बनने तो दो उस चीज को ना यार. दिमाग में आने तो दो कंफ्यूजन जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं. अरे हाँ या ना? डी को किसने बनाया? और अगर डी को ए ने बनाया तो सी ने किसको बनाया? और अगर सी ने डी को बनाया तो फिर क्यों ऐसा नहीं कह पाते हैं सीधे हम कि ए ने सीधे डी को बनाया? या आप ये कहना चाहते हो ए ने बी को बनाया, बी ने सी को बनाया, सी ने डी को बनाया? तो अल्टीमेटली सर ए बी को बना रहा तो डी को ए बना रहा है, ऐसा? बोलो ना. शायद एक कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल होगा. बोलो ना यार. शायद एक निष्कर्ष निकालना, ये हमेशा ही डिस्कशन, हमेशा ही बहस का विषय होगा. बोलो हाँ या ना? इसीलिए लोगों ने कहा किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताना है बकवास. क्या है? क्या? किसकी? तभी तो सर ने लिखाया था कि केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्यूलरिटी बोला जाएगा. ये कॉम्प्लेक्स का तुम्हें समझ में नहीं. तो लोगों ने कहा नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज. कैसा है बेटा कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी? बेटा कैसा है? बकवास लिखें क्या? लिखो मीनिंगलेस. अर्थहीन है. मीनिंगलेस. समझ पाए? लेकिन
ले कोई आपसे कहे बेटा तुम्हारा सिलेक्शन होगा, लेकिन लेकिन लगते ही पूरा मतलब बदल जाता है। अरे हाँ या ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा लेकिन, शर्त लगते ही उसके मतलब बदल जाते हैं। बोलो हाँ या ना। मैं कह रहा हूं किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताना, लेकिन क्या बोला मैंने, अभी लिखवाता हूं फिर समझाता हूं, ठीक, लिखो लेकिन, हाँ लेकिन, लेकिन बेटा लिखो लेकिन, लिख लिया लेकिन, लेकिन अगर सवाल मजबूर करे, सवाल मजबूर भी करता है, यस, कैसे अभी दिखाता हूं मैं, देखना कैसे मजबूर होंगे आप। लेकिन अगर सवाल मजबूर करे तो, लेकिन अगर सवाल मजबूर करे तो आइडियस स्टेप, तो आइडियस स्टेप की, मैं बोल रहा हूं लिखे, तो आइडियस स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है, तो आइडियस स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है, आइडियस स्टेप की जो, वही मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान लेंगे। वही मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान लेंगे, उसमें भी शर्त है। मॉलिक्यूलरिटी मान लेंगे, उसमें भी, उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी शर्त है, रिएक्टेंट साइड कोई इंटरमीडिएट ना हो, रिएक्टेंट साइड कोई इंटरमीडिएट ना हो, रिएक्टेंट साइड कोई इंटरमीडिएट ना हो, रिएक्टेंट साइड कोई इंटरमीडिएट ना हो। नहीं लिख पाए? आओ इस पूरी कहानी को कुछ एक सवालों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। सबका ध्यान बोर्ड पे, सवाल लिखते चलना, जवाब देते चलना, चलेगा? ये जो लाइन लिखी है समझा रहा हूं, उसके पहले बेटा 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 बेटा, मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लो a प्लस बी, 2b से बना p, अरे मान लो, मान लो, सवाल कहता है, लिखते चलो, इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री, सारे कंसेप्ट है सवाल के रूप में, इफ एलिमेंट्री देन मॉलिक्यूलरिटी विल बी, सवाल आपसे पूछा है मॉलिक्यूलरिटी, आई एम डैम श्योर हर कोई बता देगा। बोलो कितनी होगी? 3 तो असंभव है, रेयर है सर, 3 तक चलेगा है ना, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना बताओगे? 3, ठीक है साहब। लेकिन अगर यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आता, सवाल कहता फॉर रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसा लिख लो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2, लिख रहे हो बेटा? मॉलिक्यूलरिटी विल बी, मॉलिक्यूलरिटी विल बी, और उन्होंने हमें दिए चमचमाते हुए 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन बकवास। बोलो क्या टिक करके आओगे? क्या? क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी बताना बकवास, मीनिंगलेस। बोलो हाँ या ना। किसने किसको बनाया ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, कई स्टेप में है। बोलो हाँ या ना, चलेगा? लेकिन यही सवाल अगर रूप बदल के ऐसे आता, बहुत बहरूपिया होता है सवाल, फॉर रिएक्शन, अब उन्होंने रिएक्शन लिखा 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2, और उन्होंने हमें उलझाने के लिए फालतू की मैकेनिज्म दे दी, और मैकेनिज्म का पहला स्टेप लिखा था H2O2 से बना H2O प्लस O, और मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप था H2O2 प्लस O से बना H2O2 प्लस O से बना H2O प्लस O2, H2O प्लस O2, और उन्होंने हमें कहा कि जो पहला वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप, उन्होंने हमें कहा कि जो पहला वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और हमसे पूछा था मॉलिक्यूलरिटी, देन मॉलिक्यूलरिटी विल बी, मॉलिक्यूलरिटी विल बी, और हमें फिर से दिए
चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन बकवास। चौथा ऑप्शन बकवास। हमने आओ देखा न ताओ, आंसर टिक करके आए। क्या टिक करके आए? अरे रुको भाई, एक गड़बड़ हो गया। किसने कहा ये कॉम्प्लेक्स है? किसने कहा ये कॉम्प्लेक्स है? हाँ सर, किसने कहा? किसने नहीं कहा? किसने कहा ये कॉम्प्लेक्स है? अरे लाला, मैकेनिज्म दी है तो कॉम्प्लेक्स ही तो है ना यार। कई बार साफ साफ अंग्रेजी में लिख देगा, कई बार कहेगा तुम पढ़े लिखे हो, तुम भी तो समझो। अरे हाँ या ना? अब आपको ये समझना पड़ेगा ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्या गिवन है? मैकेनिज्म। एंड अगेन, कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी बताना। बोलो भाई, क्या उन्होंने हमें ऑप्शन में लिख दिया? बोलो ना। लेकिन अगर इसी सवाल में उन्होंने हमें ऑप्शन ये ना दिया होता, ये दिया होता, लिखना नीचे, फॉर द सेम प्रॉब्लम, अगला सवाल लिखना, फॉर द सेम प्रॉब्लम, वही प्रश्न के लिए, फॉर द सेम प्रॉब्लम, उपरोक्त प्रश्न के लिए, है ना? फॉर द सेम प्रॉब्लम, इफ ऑप्शंस आर, अगर उन्होंने हमें ऑप्शंस ये ना दिए होते, ये दिए होते। सर क्या? पहला ऑप्शन दिया होता 0, दूसरा ऑप्शन दिया होता 1, तीसरा ऑप्शन दिया होता 2 और चौथा ऑप्शन दिया होता 3। अब बोलो क्या करते? बोलो अब क्या करते? क्यों? उनको तो बकवास देना था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन, मतलब उन्होंने मजबूर किया कि तुम्हें इसी में से एक चुन के आना है। इज दिस क्लियर? जरा वो लाइन पढ़ना जो आपकी कॉपी में लिखाया था, पढ़ो। लेकिन करके लिखवाया था, मिला क्या? लेकिन अगर सवाल, आप समझे कैसे मजबूर करता है? लेकिन अगर सवाल, बोलो ना यार। तो जो आईडीएस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी, वही मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान लेंगे। व्हाट द वर्ड आई एम यूजिंग इज मान। इसे अज्यूम किया गया, माना गया, राइट? उसे हम मान लेंगे, मगर उसमें भी एक शर्त है। मगर उसमें भी एक, कि उसमें कोई रिएक्टेंट साइड इंटरमीडिएट नहीं होना। आओ समझते हैं। अगर ये ऑप्शन होता, मतलब हम मीनिंगलेस टिक कर सकते नहीं है, मतलब हमें इन्हीं में से कोई एक चुन के आना होता। हमने क्या आरडीएस स्टेप को देखा? क्या आरडीएस स्टेप फर्स्ट वाला है? बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? बोलो ये इंटरमीडिएट है कि नहीं है? बोलो ना यार, इंटरमीडिएट। और अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी वही मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान ली जाएगी। यानी मैं आंसर क्या टिक करके आता? क्या टिक करके आता? लेकिन इसमें भी अगर झोल हो जाता, इसमें भी अगर झोल हो जाता, उन्होंने आरडीएस ये नहीं ये दिया होता, उन्होंने आरडीएस ये नहीं ये दिया होता, बोलो अब मॉलिक्यूलरिटी कितने बताते? 1 मिनट, क्या आप 2 बोल देते? 2 क्यों ना बोलते? क्योंकि इंटरमीडिएट है, पहले ही बकवास था, और अगर ये आ गया फिर तो महा बकवास। नहीं समझे? मतलब ऐसा कभी सवाल आ ही, जो पेपर बनाते हैं वो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, आपको बता दूं मैं, उनको भी पता होती है चीजें। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी आपको उस लेवल पे जाने की आवश्यकता? सर ऐसा दे दिया तो फिर तो बोनस ही, फिर तो सारी दुनिया लड़ेगी। चलेगा? कहानी का निष्कर्ष है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताई जा, लेकिन कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर सवाल हमें मजबूर, तो जो आरडीएस स्टेप हो उसकी मॉलिक्यूलरिटी मान लें, बशर्ते कोई इंटरमीडिएट नहीं होना। अगर इंटरमीडिएट होगा तो बोनस हो। इज दिस क्लियर? बढ़ूं आगे? लिख लो सवाल। प्यारे बच्चों, एक खुशखबरी है, सुनाऊं क्या? आपने एक चैप्टर का एक हिस्सा खत्म कर लिया है। आओ कहानी को समेटते हैं। क्या सबको रफ्तार क्लियर है? रफ्तार का फॉर्मूला बोलो। डेल्टा सी बाई डेल्टा टी डेल्टा पी बाई, क्या सबको सभी यूनिट में रिलेशन याद है? नहीं याद है? प्रेशर को डिवाइड करो तो बन जाएगा कंसन, मगर एक शर्त है, प्रेशर एटीएम में होना। क्या सभी रफ्तार के बीच में रिलेशन याद है? किसी की रफ्तार देके किसी दूसरे की रफ्तार पूछेगा तो हमें बचाएगा एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ डी बाई ए, आर ओ डी बी, याद है? उसे बोलते एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ। क्या हमने एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा? कॉपी रिवाइज कर रहे होगे तो याद होगा। क्या हमने एवरेज इंस्टेंटेनियस पढ़ा?
जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे या तो कर दो डिफरेंशिएट या तो निकाल लो, क्या बात है, या तो कर दो या तो निकाल लो। क्या सबको स्लोप निकालना आता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, पानी जैसे याद होना चाहिए। क्या इसके बाद हम रेट लॉ में आए थे? रेट लॉ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल, क्या उसमें ऑर्डर आया था? ऑर्डर मतलब पावर। क्या सबको ऑर्डर का फील आता है? क्या प्यारे बच्चों हमने रेट कांस्टेंट सुना? रेट कांस्टेंट यूनिट याद है? सी की पावर 1 माइनस एन टी, याद है कि नहीं याद है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हमें याद होना। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट बोलेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। वो कौन सा ऑर्डर है जिसका रेट कांस्टेंट का यूनिट रेट के बराबर है? वो कौन सा ऑर्डर है जिसके रेट कांस्टेंट का यूनिट फ्रीक्वेंसी के बराबर है? क्या बात है, बेहतरीन, आसान है। फर्स्ट ऑर्डर, हाँ या ना? बोलो भाई। क्या हमने ऑर्डर निकालने का तरीका सीखा? सी की पावर एन बराबर। क्या हमने मैकेनिज्म सवाल किए? एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्यूलरिटी, बोलो डन। अब यहां पे समय है इस चैप्टर के मैथमेटिकल पहलू में घुसने का। यहां तक थ्योरेटिकल था, अब घुसेंगे इसके मैथमेटिकल पहलू में। चले, अब हम क्या करेंगे, एक एक ऑर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार जीरो ऑर्डर, एक बार फर्स्ट ऑर्डर, एक बार ये ऑर्डर, एक बार वो ऑर्डर। अरे हाँ या ना? शुरू करें? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग स्टडी ऑफ, होमवर्क दे दिया मैंने, राइट? स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन, स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले आपको फ्लो समझना है। शुरू के 1 से 2 लेक्चर आपको कठिन लगेंगे, लेकिन तीसरा लेक्चर थोड़ा आसान, मतलब आज से, और चौथा सब आपको याद होगा। और किसी ने पहले में सोचा भाई साहब ये ना होगा, तो जब रंग चढ़ना था फिर मजा नहीं आएगा, राइट? क्योंकि शुरू में सीक्वेंस बताऊंगा, फिर धीरे धीरे याद होगा, तीसरे केस से पहुंचते पहुंचते सब याद हो जाता है, ठीक है? दिस हाउ दिस टॉपिक गोज ऑन। तो आपको पेशेंस रखना है, कोशिश करना है। मैं नहीं कह रहा हूं याद हो जाए, मैं कह रहा हूं याद करने की कोशिश। आपको बस इतना करना है, ठीक है? याद कब होगा मैं बता दूंगा, चलेगा? स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में कहा था, केमिस्ट्री के 3 सवाल और हर सवाल पे जन्म होता है एक चैप्टर का। केमिस्ट्री का पहला सवाल आखिर कुछ होता, केमिस्ट्री का दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद, तीसरा सवाल कितनी रफ्तार। हमने रफ्तार को समझा, लेकिन अब हमें यह समझना है कितने समय में कितना होता है। मैं आपको ऐसे सवाल कराना चाहता हूं, ऐसे कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं जो नीट 2025 में आया था। बताओ कितने समय में 99% खत्म हो जाएगा? आया था ना? कितने समय में 99% खत्म हो? इसके लिए आपको पहले ऑर्डर 99.9% खत्म हो जाएगा, उसके लिए आपको पहले ऑर्डर ढंग से समझना। जब मैं आपको ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले सीक्वेंस बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ये जरूरी है, बाद में सब उंगलियों पे याद होगा आपके, ठीक? सीक्वेंस सुनना। और सीक्वेंस के बाद मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। इन बेसिक बातें और सीक्वेंस को पहले आपको समझना है, ठीक? सबसे पहले मैं सीक्वेंस बता दूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जीरो ऑर्डर। क्या पढ़ाऊंगा? फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर। क्या पढ़ाऊंगा? सबसे पहले पढ़ेंगे डिटेल में जीरो ऑर्डर, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे। गलत। फर्स्ट ऑर्डर के बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधे nth ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? इस nth ऑर्डर में सब समाया। इस nth ऑर्डर में सब इसी में आ जाएगा। सेकंड, थर्ड, फलाना ढिमकाना, बोलो डन। सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे। जब सारे ऑर्डर सीख लेंगे तो अंत में पढ़ाऊंगा नकली वाला ऑर्डर। क्या पढ़ाऊंगा? यानी स्यूडो ऑर्डर। क्या पढ़ाऊंगा? नजर कुछ और आएगा, होगा कुछ और। हाँ या ना? ऐसा कई बार होता है ना, आपको लाल नजर आता बगल, अरे तो नीला है। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? उसे बोलेंगे नकली ऑर्डर। क्या बोलेंगे? तो अब कोई भी, कितने ऑर्डर पढ़ने वाले हैं? 4। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर। अब कैसे पढ़ेंगे वो सुनना, ये पढ़ने वाले हैं। अब ये कैसे पढ़ेंगे वो सुनना। जैसे मान लो मुझे पढ़ाना जीरो ऑर्डर। क्या पढ़ाना? सबसे दूंगा, सबसे पहले आपको दूंगा मैं परिचय। क्या दूंगा? बचपन में पढ़ा होगा ना, कवि परिचय। हाँ या ना? इनका जन्म यहां हुआ था, यस और नो? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ाऊंगा? बताऊंगा अरे ये जीरो है, आप कहोगे अच्छा ये जीरो है, हाँ या ना? थोड़ा परिचय परिचय लेंगे, हाँ या ना? जब हो जाएगा इंट्रोडक्शन, क्या हो जाएगा? फिर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बताऊंगा? एक मिनट, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? रेट लॉ। कुछ देर पहले तक क्या पढ़ रहे थे? अब हम क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट फॉर्म में
बोलो DRL, डिफरेंशियल। फिर उस डिफरेंशियल रेट लॉ को हम कर देंगे इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? तो बन जाएगा इंटीग्रल रेट लॉ। क्या बनेगा? चलेगा। सबसे पहले इंट्रो, डी आर, आई आर, चलेगा। फिर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट, ढेर सारे फॉर्मूले, हवा में फॉर्मूले, यहां फॉर्मूले, वहां फॉर्मूले, चलेगा। माथे में फॉर्मूले, हर जगह फॉर्मूले फॉर्मूले लिख लेंगे आप, चलेगा। अरे हाँ या ना? सब सारा फॉर्मूला हो जाएगा। जब सारा फॉर्मूला, फिर मैं आपको बताऊंगा ग्राफ। क्या बताऊंगा? सारे ग्राफ बनाएंगे, चलेगा। जब सारे ग्राफ हो जाएंगे, सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सब आपको याद हो जाएंगे, फिर करेंगे अपन चकाचक सवाल। कैसे सवाल? चलेगा। जब ये सारे सवाल भी हो जाएंगे, फिर अंत में आपको मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा। बेटा जानते हो ये वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। अच्छा सर, ये जीरो ऑर्डर थी, पता ही नहीं चला। चलेगा। कुछ जानकारी की बातें, कुछ थ्योरेटिकल बातें, राइट। फिर से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट कहां हाथ रखा यार? हाँ, सबसे पहले अपने से मन से। सर सबसे पहले ये पढ़ेंगे, नहीं, आपको चुनना नहीं है, ये सीक्वेंस है, ठीक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ग्राफ, न्यूमेरिकल, एग्जांपल, डन। फिर क्या पढ़ेंगे? उसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, DRL, IRL, फॉर्मूला, ग्राफ, न्यूमेरिकल, एग्जांपल। फिर क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, DRL, डन। फिर क्या पढ़ेंगे? वही मैंने कहा, पहला वाला नया नया सा, दूसरा वाला हल्का हल्का पहचाना, तीसरे में तो सब आप ही बताओगे, डन। तब तक उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अब इतना तो हम पढ़ने वाले, ये क्या होगा हमारा? मगर पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी। पहले वो बेसिक बातें बताओ, तो सीक्वेंस लिख लो जल्दी से। तो क्या आप सीखने को तैयार हैं? ठीक है। सरकारी पंखा। कभी आप कोर्ट कचहरी गए हैं? वहां ऐसे पंखे लगे रहते हैं, और दोपहरी में जाओ, है ना, ऐसे चलते रहते। डिस्टरबेंस हो रहा है आपको? अच्छा, पढ़ते ही बहुत हो, हैं? बंद कर दूं? अच्छा, चलिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, लिखते चलना साथ में, है ना? अब साथ में लिखते चलना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारी सोचने का तरीका क्या हो, कैसे कैसे शब्दों को सुनना है, और क्या क्या बेसिक बातों का ध्यान रखना है। बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, आप समझो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, हमारा सिलेबस क्या है। जब हम इस चैप्टर के आखिरी में होंगे, थोड़ा हाई लेवल के सवाल इस साल करेंगे जो लास्ट ईयर नहीं था। लेकिन अभी हमारा जो सिलेबस एज पर जो अभी लास्ट ईयर था, उसमें चाहे मैं जीरो ऑर्डर पढ़ाऊं, चाहे मैं फर्स्ट ऑर्डर, चाहे मैं एनएच, चाहे मैं कोई ऑर्डर पढ़ाऊं, हमारा जो रिएक्टेंट है वो हमेशा एक ही होगा, और रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट। मतलब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जब मैं जीरो ऑर्डर में आऊंगा और कहूंगा बेटा मान लो एक रिएक्शन है, तो मैं लिखूंगा ए से बना पी। और जब मैं आऊंगा फर्स्ट ऑर्डर में, तो कहूंगा बेटा मान लो एक रिएक्शन है ए से बना पी। जब मैं आऊंगा सेकंड ऑर्डर में, तो कहूंगा बेटा मान लो एक रिएक्शन है। मतलब हम कोई भी ऑर्डर पढ़ेंगे, रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा एक ही होगा। कितना होगा? यानी समझो हमारा जो सिलेबस है वो ए से बना पी है, टू ए से बना पी नहीं है। हमारा जो सिलेबस है ए प्लस बी से बना पी नहीं है। हमारा जो सिलेबस है वो ए प्लस आधा बी से बना पी नहीं है। हमारे सिलेबस में रिएक्टेंट हमेशा कितना होगा? जब भी हम सारे ऑर्डर पढ़ रहे होंगे, मैं नहीं कहता हूं दुनिया में एक केवल यही रिएक्शन है, ऐसी है, हम केवल सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। जब गैसेस को पढ़ना था तो केवल आइडियल गैस को पढ़ा। बोलो ना यार। उसी प्रकार से जब हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम रफ्तार पढ़ रहे हैं, दुनिया की सारी रिएक्शन रफ्तार आप नहीं निकाल सकते। बहुत बड़ा चैप्टर, लोग 2-2 3-3 साल पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। आप केवल एक सिंपल रिएक्शन पढ़ रहे हो जिसमें रिएक्टेंट केवल कौन है? एक। इज दिस क्लियर? हाँ, प्रोडक्ट बदल सकता है। रिएक्टेंट एक होगा, ये चलेगा। मैं कहूं ए से बना 2PA हम पढ़ रहे हैं, यस सर। प्रोडक्ट में एक की कोई शर्त, लेकिन रिएक्टेंट एक होना,
ये हमारा सिलेबस है, यही हमारे सारे फॉर्मूले हैं। मतलब मैं आपको जितने फॉर्मूले बताऊंगा, मैं आपको जितनी बातें बताऊंगा, वो तभी तक सच होंगी जब तक रिएक्टेंट केवल एक ही होना चाहिए। इज दिस क्लियर? लिख लो फर्स्ट पॉइंट, अवर सिलेबस। हमारा जो सिलेबस है वो केवल ऐसी ही रिएक्शन से डील करता है, वो और किसी रिएक्शन से डील नहीं करता है। ए से बना 2p चलेगा, ए से बना एनपी चलेगा, रिएक्टेंट एक होना चाहिए, प्रोडक्ट में कोई बंदिशें नहीं है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें कुछ बेसिक भाषा सीखनी है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने का पूरा अंदाज बदल जाता है अगर आप उन बेसिक बातों को याद कर ले। उन बेसिक बातों में क्या है मैं बता रहा हूं। इमेजिन करते मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बना बी। जैसा कि आप सब जानते हैं, टी बराबर 0 पे रिएक्टेंट होगा कि प्रोडक्ट? कौन होगा? तो जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसे मैं हमेशा लिखा करूंगा स्मॉल ए। क्या लिखूंगा? या तो कभी स्मॉल ए लिखूंगा या तो कभी ए नॉट लिखूंगा। बोलो, या तो कभी ए नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल। तो अगर कोई मुझसे कहे ए नॉट क्या है, तो कहूंगा मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो डन। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे, बताओ रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? तो ए में से कुछ चला, ए माइनस एक्स कह दूं चल, बोलो ना। और यहां एक्स बन के 1 है तो 1x बनेगा, 2 है तो, 3 है तो, 4 है तो, हो ही नहीं सकता। हमारा सिलेबस केवल सिंगल रिएक्टेंट का है। अरे बोलो ना। यहां 2 हो सकता है, यहां 3 हो सकता है, ये चलेगा, लेकिन यहां होने वाला ए में से कितना गया, कितना आया? यहां 2 होता तो, 3 होता तो चलेगा। कितना लेके चले थे बेटा? बेटा कितना लेके चले थे? पढ़ो ना, मन लगाओ ना यार। डॉक्टर बनने आया हूं, बन के जाऊंगा, घर वालों को बताऊंगा, मोहल्ले में बताऊंगा। कितना लेके चले थे, कितना चला गया? ये चला नहीं गया, इसको बोलोगे खत्म हुआ। क्या बोलोगे? कितना खत्म? एक्स। कितना खत्म? पहले भाषा सीखने। तो हमारा जो एक्स होगा, इसका मतलब होगा कंज्यूम्ड अमाउंट। क्या मतलब होगा? बोलो डन। एक लाइन बोलता हूं, जितना खत्म होगा उतना ही बनेगा। जितना खत्म होगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, जितना खत्म होगा उतना ही बनेगा। अरे लाला, 2 होता तो दुगना बनता, 3 होता तो, भाई तो जितना खत्म होगा उतना ही कहां से बनेगा? वो तो स्टोइचोमेट्री डिसाइड करेगा। बोलो ना यार। एक्स का मतलब बना हुआ है कि खत्म हुआ, चलेगा। कितना लेके चले थे, कितना खत्म हुआ? मान लो 100 रुपए लेके चले थे, 10 रुपए खत्म हो गया, तो कितना बचा? 90 ए है कि एक्स है कि ए माइनस एक्स? और ए माइनस एक्स को हम लोग बोलेंगे 80। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो कभी आएगा ए नॉट, कभी आएगा एक्स, कभी आएगा 80। 80 बोले तो ए माइनस एक्स, इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन नहीं बोलोगे, इसका मतलब बोलोगे रिमेनिंग। और मेरी लोकल भाषा में ऐसे बोलोगे, ए नॉट का मतलब लिया हुआ, ए नॉट का मतलब, एक्स का मतलब खत्म हुआ, एक्स का मतलब, और 80 का मतलब बचा हुआ। ए नॉट का मतलब, एक्स का मतलब, 80 का मतलब, बोल पाओगे? कितना लेके चले थे, लिया हुआ, कभी बोलोगे ए तो कभी खत्म हुआ, बच गया। डन। लिखो बेसिक पॉइंट नंबर 2। ये रिएक्शन लिख लो, फिर 3 शब्द नेक्स्ट स्लाइड में, ए नॉट, एक्स और 80। तो इस पूरे चैप्टर में जब आप इन शब्दों को बोलेंगे तो सोचना समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इनिशियल फाइनल जैसे शब्द मत बोलना, वरना हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अरे यार, मोल कंसर्ट पढ़ के आए हो? रुक जाओ बेटा, इधर आओ। ए से बनना 2b, ए से बनना 2b, बोलो बेटा यस। टी बराबर 0 पे 10,
बोलो यस। 10 में से चला गया 4, यहां बनेगा 2 × 4 8। गया कितना था, बना कितना है, जितना जाएगा उतना ही बन के आएगा, ऐसा कोई जरूरी। बोलो डन। लिख लो बेटा, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट उससे लिख लेना, ठीक है। पूछा करो, खूब पूछा करो। A0 A। तो अपन बोलेंगे लिया हुआ, खत्म हुआ, बचा हुआ। क्या बोलेंगे? खत्म हुआ, बचा हुआ। आप चाहे तो अपनी भाषा में लिख लेना, चलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये होगा इस चैप्टर को समझने का बेसिक पॉइंट नंबर 2। मैं बार बार इस चैप्टर में एक तीसरा शब्द बोलूंगा। लिख लिया? हिंदी में लिख लो, लिया हुआ, खत्म हुआ, बचा हुआ। सर आप भी लिखो, मैं हर चीज नहीं लिखूंगा, ये आपको समझना है। नोट्स आप बना रहे हैं अपने अंडरस्टैंड के लिए, अभी मैं आदत डलवा रहा हूं तो बोल रहा हूं हिंदी विंदी सब आपको अपने, वैसा बोलूंगा ये वाला होगा, आपको खुद से लिखना बादल बना के सब करके, तब तो हर चीज मेरी हर बातों को कॉपी में लिख पाओगे। डन। बढ़ू आगे। आ जाओ प्यारे बच्चों, मैंने लिखा टी। क्या लिखा? टी का मतलब क्या है? टी का मतलब, और इस वाले टी का मतलब? हाँ गुड, ये तो पता चला है ना। इसका मतलब, ये छोटा टी की बड़ा टी? बोलो बेटा। इसका क्या मतलब है? और नीचे लिख दो एक्स, क्या लिख दूं? आप इसे ऐसा बोलोगे, वो समय बताओ, बोलो, जब रिएक्टेंट का एक्स हिस्सा खत्म हुआ। पूरा जब रिएक्टेंट का, पढ़ के बताओ, वो समय। अच्छा चेक कर लूं। मैंने आपके सामने लिखा टी हाफ। क्या लिखा? बोलो कैसे बोलोगे? वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का आधा हिस्सा। डन। मैंने लिखा T3/4। पढ़ के बताओ। ये हिंदी कहाँ लिखी है? वो समय बताओ कहाँ लिखा है ये अपने से सोचना है। डन। वो समय जब रिएक्टेंट का, चलेगा। चलो T50%। पढ़ के बताओ। जब रिएक्टेंट का 50%, ऐसे बोलूंगा कैलकुलेट T75%। समझ गए? सर हमसे पूछ रहे हैं वो समय बताओ, हम ये छोटा करने लगा विशाल सी, पूरा बोलो ना, जब रिएक्टेंट का 75% खत्म हुआ। डन। रोको जरा, T75% कितना खत्म? एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब, भूल गए आधे, फिर से आओ। अरे अभी भूल गए, तभी तो बोल रहा हूं, बोलो लिया हुआ, खत्म हुआ, बचा हुआ। बोलो बेटा। खत्म हुआ कौन है? एक्स। बचा हुआ कौन है? 80। बचा हुआ कौन है? लिया हुआ कौन है? A0। बोलो लिया हुआ A0, लिया हुआ, खत्म हुआ, बचा हुआ। सब लोग नहीं बोल रहे हो यार, फिर आधों को नहीं, अभी नहीं याद होगा, आधों को अगली बार में याद होगा, घर आके बताना पड़ेगा सबको। फिर से, A0 का मतलब, एक्स का मतलब, 80 का मतलब, 80 का मतलब, एक्स का मतलब, A0 का मतलब। डन। अब मैंने आपके सामने लिखा T25। क्या लिखा? हिंदी पढ़ के बताओ। जब रिएक्टेंट का 25% खत्म हुआ। नहीं बोल पा रहे हो क्या? पूछो एक सवाल, बोलो रिएक्टेंट कितना खत्म? एक्स की वैल्यू बोलो। 100 लेके चले थे तो कितना बचा? अरे 100 में 25 गया, 75 बचाना। 80 की वैल्यू बोलो, एक्स की वैल्यू बोलो। नहीं समझे? ये देख के वो सब भी सोच पाओगे, बोलो हाँ या ना। लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट TX। वहां लिखो वो समय बताओ, वो समय बताओ जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, है ना? सर आप भी बनोगे? अरे आप यार, वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का एक्स फ्रैक्शन या परसेंटेज खत्म हुआ। ठीक है बेटा, आओ आपको थोड़ी मैथ सिखाता हूं। मैं
कुछ फ्रैक्शन आपको सिखाऊंगा, एक बार में याद नहीं होंगे, मैंने पहले कहा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आप बस कोशिश करना, ठीक ना, घबराना नहीं। मैं फटाफट पूछूंगा, आपके दिमाग को थकाने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू क्रिएट सिचुएशन कि आपका दिमाग उसे परेशान हो तो फिर वो बाद में एक्सेप्ट करे बाद में, ठीक है। बढ़ू आगे, चलो। क्या 3 बेसिक आंसर याद रहेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? लिया हुआ, खत्म हुआ, बचा हुआ। और बोलेंगे टीएक्स तो वो समय बताओ। डन। चलो सब लोग आ जाओ, बोर्ड में आ जाओ। अब किसी को लिखना नहीं है, सबका ध्यान मुझे कंप्यूटर वाला दिमाग बोर्ड में चाहिए। आओ, आप सबका दिमाग कंप्यूटर है, पता आपको? ऐसा सुना होगा बचपन में, हमारा दिमाग ही कंप्यूटर है। आओ चेक कर लेते, आओ। हम लेके चले 100। क्या लेके चले? लेके चले यानी ए नॉट की वैल्यू। ए नॉट मतलब लिया हुआ, ए नॉट मतलब कितना लेके चले हैं, ए नॉट की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू, स्मॉल ए भी वही है। और डन। चलो साहब, 100 का आधा, वेरी टैलेंटेड। 50 का आधा, 25 का आधा, 12.5, 12.5 का आधा। सोचो, आराम सोच लो, कॉपी पेन में कर लो। 12.6 दूना कैसे करोगे? 5 का आधा, अरे हाँ या ना? 12 का आधा 6, 5 का आधा 25, तो 6 पॉइंट। डन। 100 लेके चले थे, क्या बोला सर ने? 50 बचा, ये है बचा हुआ, बचा हुआ, बचा हुआ। 80, 80। डन। 100 लेके चले थे, 50 बचा, बोलो कितना खत्म? 100 लेके चले थे, 25 बचा, कितना खत्म? 100 लेके चले, 12.5 बचा। हाँ, कठिन हो गया क्या? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखो 100, हाँ हाँ हाँ, मैं बता देता हूं। यहां लिख दो 50, चलेगा। ये है बचा हुआ और ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। जो नीचे लिखा बचा हुआ, जो यहां लिख रहा हूं, अब बताओ कितना खत्म? वेरी गुड। अब बताओ कितना खत्म? 87.5। डन। अब बताओ कितना खत्म? मैं कर देता हूं 93.75। डन। आपको लिखेगा नहीं, अभी जो बोलूंगा बस वो लिखना है, ठीक है? आ जाओ, इसी को खेलते हैं 1 में। कहां खेल रहे हैं? 1 का आधा, आधा, 1 का आधा, आधा का आधा, का आधा, का आधा। बोलो डन। नहीं डन। कितना लेके चले थे? बचा हुआ, बचा हुआ, बचा हुआ, बचा हुआ। खत्म हुआ बता दोगे? बोलो कितना खत्म? बोलो कितना खत्म? अब आधा का आधा ना बोलो बेटा, ये तो बचा हुआ है, खत्म हुआ 3/4। हाँ या ना? अरे यस और नो? कितना लेके चले थे? कितना खत्म? कितना बचा? आधा खत्म तो कितना बचा? 3/4 खत्म तो 1/4 बचा है, कितना खत्म? डन। उल्टा भी सोचना है, चलेगा? इधर आओ, कितना बचा? अरे बचा पूछ रहा हूं यार, सोच के बैठे, यही बोलूंगा। नाम क्या है? मैं यहां रहता हूं। अरे सुन तो लो यार, एक चीज रट ले तो आगे सुनो तो सही सवाल, हाँ या ना? कितना बचा हुआ है? कितना खत्म? आसान है। अच्छा 1/16 बचा है, बोलो कितना खत्म? अब कुछ खेलते हैं, ठीक, रुक जाओ। 15/16 खत्म है, क्या बोला सर ने? तो कितना बचा? अच्छा 1/8 बचा है, तो 7/8। मैं बच्चा बोलू तुम खत्म बोलो, तुम खत्म बोलो मैं बच्चा बोलू, सिंपल है। हाँ या ना? आधा खत्म तो सबसे आसान है तो, है ना? आधा आधा है ना? अब अगला 1/4 बचा है तो, ठीक है ठीक है ठीक है। 1/8 बचा है तो, 7/8 बचा है तो। अच्छा एक सोचे, उल्टा नहीं सोच सकते, है ना? 7/8 बचा है तो 1/8 खत्म हुआ ना यार, तब ना टोटल 1 होगा भाई। चलो 1/16 बचा है तो, 16 से कम 15, 15/16 बोलना है। 8 से कम 7, 7/8 बोलना है। अब भी नहीं समझे? चलो 1/16 बचा है तो, 15/16 बचा है तो, यहां तक कंफर्म, कंफर्टेबल? अगला 25% बचा है, 75। डन है। 6.25 बचा है। पहले बोलो 4 बार 93.75।
93.75, 93 पॉइंट, ठीक है। एक बार 87.5 बोलो, बस बस एक ही बार, है ना। 12.5 बचा है तो चलेगा। इन दोनों में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? 50 मतलब आधा, क्या बोला सर ने? 50 मतलब आधा, 50 मतलब आधा, 25 मतलब 1/4, 75 मतलब, अच्छा अभी दोनों को जोड़ना भी है क्या? अरे हाँ या ना? आधा मतलब 50। अच्छा एक मिनट, एक बच्चे के 100 में से आए 40 नंबर, कम है सॉरी, 100 में से 80 नंबर मान लो, बोलो कितने परसेंट आए? जो 100 में नंबर है वही परसेंट है, जो 100 में नंबर है वही 100 लेके चले थे, 12.5 बचा है। ऐसा भी तो कह दूं 12.5% बचा है, मतलब 87.5%। बोलो भाई, क्या ये जो आपके सामने परसेंट है यहां पे वही फ्रैक्शन है? आधा का मतलब कितना परसेंट? 3/4 का मतलब कितना परसेंट है? तो सोचो 1/4 का मतलब क्या बात है, 7/8 का मतलब 87.5, 1/8 का मतलब 12.5, 1/16 का मतलब, तो 15/16 का मतलब 93 पॉइंट। अब आ जाओ बोर्ड में, इसके बाद लिखेंगे, पहले समझेंगे आखिरी बार। आ जाओ आ जाओ आगे। हम लेके चले थे ए नॉट, क्या लेके चले थे? एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है। एक बार 100 लिखा, एक बार 1, अब एक बार ए नॉट लिख रहा हूं, ठीक। ए नॉट का आधा, 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 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, डन। क्लियर है? पहले फ्रैक्शन बता दो कितना खत्म, ये खत्म है कि बचा है? ये जो लिखा, ये यहां जो लिख रहा हूं, ये कितना बचा, कितना खत्म, कितना बचा? बोलो ना यार। ए नॉट भाई चलेगा, कितना खत्म, बेहतरीन, कितना बचा, कितना खत्म, रफ कर रहा हूं है ना, कितना बचा, कितना खत्म, डन, डन। अब सुनना ध्यान से, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? यहां लिख रहा हूं मैं ए नॉट, ए नॉट का मतलब, आधे अंग्रेजी बोलने लगे। ए नॉट का मतलब, एक्स का मतलब, एटी का मतलब, डन है? क्या मैं ए टू के माइनस एक्स कह दूं? क्या मैं ए नॉट को ए कह दूं? क्या टी एक्स याद है? मैं आपके सामने कुछ परसेंटेज लिख रहा हूं, राइट। यहां लिख रहा हूं एक तरफ फ्रैक्शन, क्या लिखूंगा, और एक तरफ लिखूंगा परसेंटेज। एक तरफ लिखूंगा फ्रैक्शन, एक तरफ लिखूंगा, यहां क्या लिखा, एक्स का मतलब, एटी का मतलब, और एक तरफ लिखूंगा फ्रैक्शन, एक तरफ परसेंटेज, एक तरफ फ्रैक्शन, एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ, बोलो डन। आधा खत्म है, आधा, आधा, अब यहां हाथ लिख रहा हूं ना, आधा, ये इसका मतलब, इसका मतलब आधा, बस चलेगा। अब परसेंट बोला, 50%, तो 50%, डन, शानदार। इधर आ जाओ आगे, 3/4 एक्स है, मतलब 3/4, तो 1/4, डन है। 3/4 कितना परसेंट? 75%, तो 25%, बेहतरीन। आगे बढ़ू, 1/8, घुमा दिया तो नहीं बोल पाएंगे, है 1/8, तो 7/8, बेहतरीन। बोलो कितना परसेंट? 1/8 यार, 1/8, 7/8 में वो बड़ा होगा ना भाई, ये तो छोटा होगा यार। बोलो कितना? 12.5%, तो 87.5%, डन। आखिरी खेल रहे, खेले। अब बोलो 1/16, तो 15/16 खेलो, 6.25%, तो आगे बोलो, डन। आपको बस एक ही चीज याद करनी, देखा जाए तो बाकी सब तो पहले से याद है। नहीं याद है क्या? दिखाता हूं, बचपन से याद है, आधा मतलब 50%। अरे हाँ या ना? ये तो आपको बचपन से याद था। बचपन बीता कि नहीं बीता? खैर ये बचपन से याद था, बोलो हाँ या ना? अरे ये तो बचपन से याद था। अब आप सब 12वीं पास हैं, है कि नहीं है?
तो 12वीं तक इतना तो पता चल गया, 3/4 मतलब 75 होता है। अरे बोलो, ये कहाँ याद था बचपन से, ये तो 12वीं तक सीख ही लिया। अरे यस और नो, ये क्या लिखा है 87.5। अरे हाँ या ना, ये तो याद हो गया ना अब यार, 7/8 मतलब 87 पॉइंट। अच्छा 87.5 है तो वो कितना है 12.5। एक बार माइनस करना चाहते हो क्या, एक बार माइनस करो, आप देखो एक बार करो, एक बार करो, कर तो लो 100 माइनस 87 पॉइंट, कर लो, कभी नहीं भूलोगे, कर लो एक बार। अरे नहीं आएगा, लिखो 100 माइनस 87.5 करो रफ में, मैं चेक करूंगा कॉपी। 100 माइनस, मैं कॉपी चेक करूंगा और पूछूंगा कैसे माइनस किया। 100 माइनस 87.5 करो। 100 माइनस, जबरदस्ती आंसर लिख दिया, वो ऐसे माइनस करो, कैरी वेरी लेके उधार उधार लेके करते थे ना। हाँ कैसे किया, 10 में 5 गए, हाँ ठीक है, हाँ ये मुझे देखना है, कर लिया क्या, पक्का, नहीं किया ना, कर लिया, 10 में 5 गए तो, अच्छा अब सुनो एक बार, 100 माइनस 6.25 करो, करो, सॉरी 100 माइनस 6.75 करो, 100 माइनस 6.75 करो, आ गया, कितना है बच्चे 93.75, कितनों का 93.75 कितनों का आया, आया 93.75, ये वो है जो फंस गए। अरे मैं 6.75 बोल रहा था भाई, खैर कहानी का निष्कर्ष है, ये फ्रैक्शन हमें याद करने पड़ेंगे। अब खेलते थोड़ा सा, आधा मतलब, अब मैं बोलूंगा फ्रैक्शन, आप बोलोगे परसेंट, मैं बोलूंगा आप बोलोगे, और फिर अगले गेम में मैं जो बोलूंगा आप उल्टा बोलोगे, मैं परसेंट ऑफ फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन तो आप 2 मिनट का एक्सरसाइज करते करें। चलो मैं बोलूंगा फ्रैक्शन, आप बोलोगे 1/4, पहले कट ही नहीं देना था सर, हाँ 1/4, 7/8, 87 पॉइंट। अच्छा 15/16 याद करना है, ये करना भी नहीं पड़ता, सवाल ही नहीं आता कई बार, हाँ या ना, याद यहीं तक करना, यस और नो, याद कर लो अच्छी बात है। 7/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16 चलेगा, 15/16, हाफ, हाफ, अब बताओ, हाँ 1/4, 3/4, 3/4, 3/4, गेम 1। अब गेम 2 मैं जो बोलूं आप उल्टा बोलोगे, ठीक, मैं फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, मैं परसेंट ऑफ फ्रैक्शन, डन। 1/4, 87.5%, 87.5%, 87.5%, डन। 12.5%, 12.5%, कोशिश करो कोशिश करो, 12.5, मैंने पहले ही कहा ना एक बार में नहीं आएगा, पर ये दिमाग की नेसेसिटी है, दिमाग अभी उसका आदी बनेगा, फिर 1-2 लेक्चर में परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पर आदी हो, कोशिश करो, ट्राई तो करो, गलत ही बोलो लेकिन बोलो, बार बार नहीं। 12.5%, 6.25, 6.25, 93.75, ठीक। अब गेम 3 चल रहे, अब मैं रिएक्शन बोलूंगा, बचा हुआ आप खत्म हुआ बताओगे, मैं बोलूंगा सवाल, ठीक है, चलेगा। एक रिएक्शन है, एक, उसमें रिएक्टेंट 25% बचा है, उसमें रिएक्टेंट 25%, बोलो कितना खत्म, क्लियर। एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का 87.5% खत्म हो गया है, तो कितना बचा है, शानदार। एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का, थक गए बेटा, मैथ पढ़ा रहे हैं सर, केमिस्ट्री पढ़ाने आए थे ऐसा तो नहीं बोल रहे हो, एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का, उसमें 6.25% खत्म हो गया है, डन है। अब मैं यही सवाल बोलूंगा, बस मैं फ्रैक्शन बोलूंगा तो आप परसेंट बोलना, मैं परसेंट बोलूंगा तो फ्रैक्शन बोलना, डन है। एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का
1/4 खत्म हो गया, तो कितना बचा है? आपको बोलना उल्टा है, मैं फ्रैक्शन बोलूंगा तो परसेंट बोलना है, ठीक? कल क्लियर है? अगला सवाल, एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट का 12.5% बचा है। मैंने परसेंट बोला, आपको फ्रैक्शन बोलना है। 12.5% बचा है, तो बोलो कितना खत्म? 12.5, तो दूसरा नंबर क्या बोलना है? नहीं याद कर पाए? 7/8 यार, क्या कर रहे हो? 87.5, हाँ या ना? पक्का? घर जाके लिख लिख कोशिश करोगे? बेल हो गई क्या? तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको 3-4 ये लिख लो, भी लिखा नहीं लिखा परसेंटेज, इसे लिख लो एक बार। इस पे खेल खेलेंगे नेक्स्ट का, ये एक बार याद हुआ ना, फिर खेल खेलना हो जाएगा आसान। तो अब हम एक एक करके एक एक ऑर्डर को पढ़ेंगे, ये नंबर धीरे धीरे याद होते जाएंगे, डोंट वरी, आप एक बार कोशिश करो, क्योंकि इन्हीं का बार बार रिपीटिशन होगा, तो एक बार नहीं होगा, दूसरी बार तीसरी बार में हो जाएगा, है ना? पढ़ाई शुरू कर दी ना? खूब पढ़ाई करो, है ना? मेहनत करिए, समस्या है तो पूछिए, डिस्कस करिए, भागिए नहीं, है ना? कंफर्ट जोन में मत जाइए, आसान रास्ता मत ढूंढिए। मैंने दो ही चीजें मांगी थी, रेगुलर क्लास और रेगुलर होमवर्क। इन दोनों में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो मजा नहीं आएगा। केवल क्लास से भी नहीं चलेगा, होमवर्क भी चाहिए, ठीक है? प्लीज 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 ऑफलाइन ही आइए, ऑफलाइन विल क्रिएट मिरेकल। रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन लगे रहोगे तो पक्का होगा। इट डजेंट मैटर आप कहां थे, आपने कितना पढ़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 year इज सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम विद प्रॉपर गाइडेंस। 1 साल भी नहीं है, 7-8 महीने हैं, पर्याप्त होता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हाँ, सही मार्गदर्शन अगर मिलता रहे तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।